नमस्कार, आप देख रहे हैं के न्यूज नेशनल और मैं हूं आपके साथ में शोभित पाठक। तो रुक करते हैं महत्वपूर्ण सुर्खियों पर। आज आईआईएम के विद्यार्थियों को एमबीए की डिग्री प्रदान करेंगे राष्ट्रपति। कल जाएंगे वैष्णो देवी दरबार। फिर चाल पकड़ रहा है कोरोना। 24 घंटे में 7,240 नए मामले दर्ज। लगातार दूसरे दिन 40% बढ़े मरीज। सिद्धू मूसेवाला की अंतिम अरदास पर रो पड़े पिता। बचपन से अब तक का संघर्ष किया बयान। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल बोले, दूसरे धर्मों का सम्मान करना जरूरी, नहीं तो आगे भी मुस्लिम राष्ट्र के सामने होगी छवि खराब। और राजनाथ सिंह और जनरल जियांग के बीच बैठक में 2030 तक द्विपक्षीय रक्षा साझेदारी पर साझा विजन दस्तावेज पर हुए हस्ताक्षर। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जम्मू के 2 दिवसीय दौरे पर आ रहे हैं और राष्ट्रपति के दौरे को देखते हुए सुरक्षा के तगड़े इंतजाम किए गए। वीरवार की शाम को कन्वेंशन सेंटर जम्मू में भारतीय प्रबंध संस्था जम्मू के 5वें दीक्षांत समारोह में बतौर मुख्य अतिथि शामिल होकर 214 विद्यार्थियों को डिग्री प्रदान करेंगे। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद अगले दिन शुक्रवार को भी श्री माता वैष्णो देवी के दरबार में हाजिरी देकर लौट जाएंगे। इस दौरान राजभवन में उपराज्यपाल से जम्मू कश्मीर के सुरक्षा हालात, विकास परियोजनाओं आदि अहम मुद्दों पर चर्चा भी करेंगे। राष्ट्रपति वीरवार दोपहर को जम्मू पहुंचकर सीधा राजभवन जाएंगे। दोपहर का भोज करने के बाद शाम को कन्वेंशन सेंटर में जम्मू में आईआईएम के दीक्षांत समारोह में शामिल होंगे। इस दौरान उपराज्यपाल मनोज सिन्हा, पीएमओ में मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह भी मौजूद रहेंगे। राष्ट्रपति के दौरे को देखते हुए कन्वेंशन सेंटर को सील कर दिया गया। समारोह के बाद वह वापस राजभवन पहुंचकर रात को वहीं पर ही रुकेंगे। राजभवन में उपराज्यपाल मनोज सिन्हा के साथ अहम मुद्दों पर चर्चा के बाद राष्ट्रपति शुक्रवार सुबह हवाई मार्ग से श्री माता वैष्णो देवी के लिए रवाना होंगे और मां के दर्शनों के बाद दिल्ली लौट जाएंगे। देश में एक बार फिर से कोरोना मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। पिछले 24 घंटे में कोरोना वायरस के 7,240 नए मामले सामने आए। बुधवार को देश में 5,233 नए मामले सामने आए थे और इससे एक दिन पहले यानी कि मंगलवार को 3,741 नए संक्रमित मिले। इससे साबित होता है कि संक्रमण दर एक बार फिर से बढ़ रही है। देश में लगातार दूसरे दिन कोरोना मरीजों में 40% का इजाफा हुआ। बुधवार को 94 दिन बाद देश में नए संक्रमितों की संख्या 5,000 के पार पहुंच गई थी। महाराष्ट्र समेत कुछ राज्यों में कोविड केस फिर से तेजी पकड़ रहे हैं। गुरुवार सुबह 8 बजे केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा अपडेट आंकड़ों के अनुसार बीते 24 घंटे में सक्रिय केस में 3,641 की बढ़ोतरी दर्ज हुई है। देश में अब सक्रिय केस 32,498 हो गए हैं। अपडेट आंकड़ों के मुताबिक 8 और लोगों की महामारी से मौत हो गई है और इसे मिलाकर अब तक कुल 5,24,723 मौतें हो चुकी है। आपको बता दें कि कोरोना के बढ़ते मामलों ने स्वास्थ्य विभाग की चिंता फिर से बढ़ा दी है। कोरोना के आंकड़ों को देखा जाए तो इस महीने की शुरुआत से ही कोरोना ने रफ्तार पकड़ ली है। 1 जून से 7 जून तक हर दिन 4,000 के आसपास मामले दर्ज किए जा रहे हैं, जबकि चालू सप्ताह में शुरुआती दिन से 5,000 से ज्यादा मामला वो सामने आने लगे। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने हिमाचल प्रदेश से केरल तक देश के 28 जिलों को कोरोना संक्रमण बढ़ने की वजह से रेड जोन घोषित कर दिया। इनमें हरियाणा और महाराष्ट्र के वे 4 जिले भी शामिल हैं, जहां साप्ताहिक संक्रमण 5% से ज्यादा दर्ज किया गया है। राज्यों के साथ बुधवार को बैठक में मंत्रालय ने प्रभावित राज्यों से जमीनी स्तर पर सख्ती बरतने के भी निर्देश दिए। अरुणाचल प्रदेश सहित 7 राज्यों में कोरोना के सक्रिय मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। अरुणाचल प्रदेश में यह बढ़ोतरी देश में सर्वाधिक 21.43% तक दर्ज की गई है। देश के कुछ हिस्सों में संक्रमण के मामले लगातार बढ़ रहे हैं। पंजाबी गायक सिद्धू मूसेवाला अब हमारे बीच में नहीं है, मगर अब उनके प्रशंसकों के दिल में वो हमेशा जिंदा रहेंगे। बुधवार को मानसा की अनाज मंडी में उनकी अंतिम अरदास की गई। इस दौरान सिद्धू मूसेवाला के पिता बलकौर सिंह और मां चरण कौर भावुक हो गए। पिता ने कहा कि 29 मई का दिन बेहद मनहूस था। सिद्धू मूसेवाला बेहद सीधा साधा बच्चा था, जैसे गांव के लोग होते हैं। जब वह नर्सरी में पढ़ रहा था तब गांव से कोई भी बस नहीं जाती थी। साधनों की बेहद कमी थी, कभी बसों से तो कभी अपने स्कूटर से उसे मैं स्कूल ले जाता था।
मैं फायर ब्रिगेड में था तो मूसेवाला को छोड़ने की वजह से ड्यूटी पर 20 मिनट लेट हो गया। उस दिन मैंने कहा कि बेटा या तो तू पढ़ेगा या नौकरी मैं करूंगा। सिद्धू ने दूसरी कक्षा से 12वीं तक साइकिल चलाई। वह रोजाना 24 किलोमीटर स्कूल और ट्यूशन साइकिल चलाकर जाता था। पिता ने बताया कि सिद्धू को बचपन से ही संघर्ष करना पड़ा। ऐसे हालात थे कि कभी जेब खर्च पूरा नहीं मिला, मगर अपनी मेहनत से 12वीं तक पढ़ाई की। इसके बाद लुधियाना से इंजीनियरिंग की। आइलेट्स करने के बाद वह विदेश चला गया। डिग्री करने के बाद भी कभी मुझे तंग नहीं किया। वह गाना लिखता और जेब खर्च के लिए अपने गाने बेच देता था। बुलंदियों तक पहुंचने के बाद भी कभी सिद्धू ने अपनी जेब में पर्स नहीं रखा। कभी पैसों की जरूरत होती थी तो मुझसे मांगता था। सिद्धू हमेशा पैर छूकर और आज्ञा लेकर ही बाहर जाता था। जब तक माँ टीका और उसे गले नहीं लगाती थी तब तक वो बाहर नहीं जाता था। 29 तारीख को मैंने कहा था कि बेटा मैं भी तुम्हारे साथ चलता हूँ। उस वक्त मैं खेत से आया था। बेटे ने कहा कि आपके कपड़े सही नहीं हैं, आप नहा धो लो, मैं 5 मिनट में जूस वगैरह पीकर आता हूँ। पिता ने रोते हुए कहा कि मैंने सारी जिंदगी साथ रहा, लेकिन उसी दिन उसके पीछे नहीं गया, जिसकी वजह से मैं अकेला छूट गया। मेरे पास पछतावा के सिवाय और कुछ भी नहीं है। आज तक मुझे यह नहीं पता चला कि मेरे बच्चे का कसूर क्या था। अगर मेरा बच्चा गलती करता तो समाज की रीति है कि उसे उलाहना आता। मेरे पास आज तक एक भी फोन कॉल नहीं आई। पैगंबर मोहम्मद के खिलाफ नुपुर शर्मा द्वारा दिए गए बयान पर अब छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कड़ी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा है कि हमें दूसरे धर्मों का सम्मान करना चाहिए। भारत विविधताओं का देश है। यदि आप दूसरों के खिलाफ घृणा का माहौल बनाते हैं तो आगे भी इसी तरह से मुस्लिम देशों के सामने भारत की छवि खराब होगी। क्या यह सही है? क्या मुस्लिम देश भारत की निंदा करें? कुछ धार्मिक समूहों के विरोध प्रदर्शनों और कुवैत, कतर और ईरान जैसे देशों की तीखी प्रतिक्रिया के बीच भाजपा ने एक बयान जारी कर इस मामले पर स्पष्टीकरण दिया था। पार्टी ने जोर देकर कहा कि वह सभी धर्मों का सम्मान करती है और किसी भी धार्मिक व्यक्तित्व के अपमान की कड़ी निंदा करती है। दिल्ली पुलिस ने अधिकारी ने बताया कि नुपुर शर्मा ने लगातार मिल रही धमकियों के बारे में शिकायत दी थी और इसके बाद उन्हें और उनके परिवार को सुरक्षा मुहैया कराई गई। विवादित टिप्पणी के आरोप में भारतीय जनता पार्टी से निलंबित की गई प्रवक्ता नुपुर शर्मा और उनके परिवार को दिल्ली पुलिस ने एक शिकायत के बाद सुरक्षा मुहैया कराई है। टिप्पणी के बाद से ही नुपुर को जान से मारने की धमकियां मिल रही थी, जिसके खिलाफ उन्होंने थाने में भी शिकायत दर्ज करते हुए कहा और सुरक्षा की गुहार लगाई थी। इसी एफआईआर के आधार पर पुलिस ने उन्हें व उनके परिवार को सुरक्षा मुहैया कराई। वहीं नुपुर शर्मा को विश्व हिंदू परिषद यानी कि वीएचपी का साथ मिला है। विश्व हिंदू परिषद के अंतर्राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष आलोक कुमार ने कहा है कि नुपुर शर्मा का बयान सही या गलत यह अदालत तय करेगी। वीएचपी नेता ने अदालत के फैसले का इंतजार किए बिना नुपुर की टिप्पणी पर हिंसक प्रदर्शनों पर चिंता व्यक्त की है और कहा है कि कुछ लोग कानून अपने हाथ में ले रहे हैं। राजनाथ सिंह और जनरल जियोंग के बीच बैठक 2030 तक द्विपक्षीय रक्षा साझेदारी पर साझा विजन दस्तावेज पर भी हस्ताक्षर हुए। हिंद प्रशांत में चीन की बढ़ती दादागिरी को देखते हुए इससे दोनों देशों के बीच समुद्री क्षेत्र व रक्षा व सुरक्षा सहयोग और बढ़ाने में मदद मिलेगी। वियतनाम उन देशों में शामिल है जिसके साथ दक्षिण चीन सागर को लेकर चीन का विवाद चल रहा है। वहीं लद्दाख और अरुणाचल प्रदेश को लेकर भारत के साथ भी चीन के संबंध तनावपूर्ण बने हुए हैं। दोनों मंत्रियों ने वियतनाम भारत से मिलने वाले 50 करोड़ डॉलर के रक्षा ऋण को जल्द अंतिम रूप देने पर सहमति भी जताई। इसके अलावा रक्षा साझेदारी को समृद्ध करने के लिए आगे के रास्ते तलाशने पर भी सहमति जताई है। राजनाथ सिंह ने जियांग से भेंट के बाद कहा कि वियतनाम के साथ भारत के करीबी सुरक्षा संबंधों से हिंद प्रशांत में स्थिरता आएगी। और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह मंगलवार को 3 दिवसीय दौरे पर हनोई पहुंचे थे। इस दौरान राष्ट्रपति यूएन शुआन फुक से उन्होंने मुलाकात भी की। दोनों नेताओं के बीच संपूर्ण रणनीतिक संबंधों को लेकर विस्तृत चर्चा की गई। वियतनाम के राष्ट्रपति रक्षा मंत्रालय के मुख्यालय में राजनाथ सिंह को गार्ड ऑफ ऑनर भी दिया गया और जनरल जियांग ने गर्मजोशी से उनका स्वागत किया। इससे पहले सिंह ने वियतनाम के संस्थापक हो ची मिंह के समाधि पर जाकर उन्हें श्रद्धांजलि भी दी। आपको बता दें कि वियतनाम आसियान का एक अहम देश है और उसका दक्षिण चीन सागर क्षेत्र में चीन के साथ क्षेत्रीय विवाद है। भारत दक्षिण चीन सागर में वियतनामी समुद्र क्षेत्र में तेल निकालने संबंधी परियोजना चला रहा है और भारत और वियतनाम साझा हितों की सुरक्षा के वास्ते पिछले कुछ वर्षों में अपने समुद्री सुरक्षा सहयोग को
बढ़ाने के लिए मिलकर काम कर रहे हैं। तो ब्रेक पर जाने से पहले रुक करते हैं महत्वपूर्ण सुर्खियों पर। आज आईआईएम के विद्यार्थियों को एमबीए की डिग्री प्रदान करेंगे राष्ट्रपति। कल जाएंगे वैष्णो देवी दरबार। फिर चाल पकड़ रहा है कोरोना। 24 घंटे में 7,240 नए मामले दर्ज। लगातार दूसरे दिन 40% बढ़े मरीज। सिद्धू मूसेवाला की अंतिम अरदास पर रो पड़े पिता। बचपन से अब तक का संघर्ष किया बयान। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल बोले, दूसरे धर्मों का सम्मान करना जरूरी, नहीं तो आगे भी मुस्लिम राष्ट्र के सामने होगी छवि खराब। और राजनाथ सिंह और जनरल जियोंग के बीच बैठक में 2030 तक द्विपक्षीय रक्षा साझेदारी पर साझा विजन दस्तावेज पर हुए हस्ताक्षर। कामयाबी की असली पहचान तभी होती है जब उसकी बुनियाद मजबूत हो, क्योंकि जिन्हें खुद पर भरोसा हो उनकी ताकत कभी कम नहीं होती है। इसलिए भरोसा करिए सिर्फ विकी पावर प्लस टीएमटी बात पर। अब घर बनेगा स्ट्रॉन्ग, चलेगा लाइफ लॉन्ग। ब्रेक के बाद फिर स्वागत है आपका। रुक करते हैं आगे की खबरों पर। पैगंबर मोहम्मद के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणियों से उभरा विवाद भारत यात्रा पर आए ईरान के विदेश मंत्री डॉक्टर हुसैन आमिर की एनएसए अजीत डोभाल से मुलाकात में भी उठा और इस पर डोभाल ने उन्हें भरोसा दिलाया है कि इस मामले के दोषियों को कड़ा सबक दिया जाएगा। भाजपा नेता नुपुर शर्मा और नवीन जिंदल की पैगंबर को लेकर कथित आपत्तिजनक टिप्पणियों पर खाड़ी के देशों ने सख्त आपत्ति जताई है, लेकिन इसे शीर्ष स्तर पर उठाने वाला ईरान पहला देश है। बैठक के बाद ईरान द्वारा जारी बयान में कहा गया कि एनएसए डोभाल ने पैगंबर के प्रति अपने सम्मान को दोहराया और कहा कि गलत बयानबाजी करने वालों से सरकार और संबंधित संगठन इतनी कड़ाई से निपटेंगे कि दूसरों के लिए सबब बनेगा। ईरान के विदेश मंत्री ने पैगंबर मोहम्मद के प्रति भारतीय लोगों और भारत सरकार के अधिकारियों के आदर की प्रशंसा की। उन्होंने कहा कि भारत में विभिन्न धर्मों के अनुयायियों के बीच सहिष्णुता और सह अस्तित्व ऐतिहासिक मित्रता है। उन्होंने कहा कि बुधवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और विदेश मंत्री जयशंकर से मुलाकात भी वो करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी ने भारत और ईरान के बीच ऐतिहासिक और सांस्कृतिक संबंधों को याद किया। मुलाकात के बाद सरकार द्वारा जारी बयान में कहा गया कि दोनों नेताओं ने द्विपक्षीय सहयोग पर चर्चा भी की है। प्रधानमंत्री ने जोर देकर कहा कि दोनों देशों के बीच जो है ये मुलाकात एक अहम योगदान साबित होगी। प्रधानमंत्री ने ईरान के विदेश मंत्री से महामहिम राष्ट्रपति इब्राहिम तक अभिवादन पहुंचाने के लिए भी कहा है। प्रधानमंत्री ने कहा कि वह ईरान के राष्ट्रपति से जल्द मुलाकात के लिए उत्सुक है। प्रधानमंत्री मोदी ने ट्वीट किया कि भारत और ईरान के बीच सदियों पुराने जो है समस्या का समाधान जल्द ही किया जाएगा और आगे के लिए दोनों देश मिलकर काम करेंगे। महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई के बांद्रा इलाके में गुरुवार देर रात एक 3 मंजिला आवासीय इमारत गिरने से 40 वर्षीय एक व्यक्ति की मौत हो गई और 15 अन्य घायल हो गए। मलबे के भीतर अभी भी 3 से 4 लोग दबे होने की आशंका है, जिनकी तलाश जारी है। अधिकारियों ने इसकी जानकारी दी है। अधिकारी ने कहा है कि वेस्टर्न एक्सप्रेसवे हाईवे के पास महाराष्ट्र नगर इलाके में ग्राउंड प्लस 2 मंजिला ढांचा देर रात 12:30 बजे गिर गया, जिसके बाद वहां अफरा तफरी मच गई। सूचना मिलते ही बचाव दल को वहां भेजा गया है। घटना की जानकारी मिलने के बाद जो है मुंबई नगर निगम के फायर ब्रिगेड, मुंबई और वार्ड के कर्मचारी मौके पर पहुंचे। अधिकारियों ने बताया कि घायलों का इलाज नजदीकी के भावा अस्पताल में किया जा रहा है। महाराष्ट्र के औरंगाबाद में हुई मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे की रैली पर भाजपा के वरिष्ठ नेता देवेंद्र फडणवीस ने निशाना साधते हुए कहा कि रैली में ठाकरे का भाषण तानों से भरा था। उन्होंने फसल के नुकसान के लिए मुआवजे की बात तक नहीं की। वहीं ठाकरे की रैली से पहले उनके काफिले की ओर से खाली बर्तन फेंकने की योजना बना रहे भाजपा के कई कार्यकर्ताओं को पुलिस ने हिरासत में लिया। इसकी जानकारी एक अधिकारी ने दी है। रैली में सीएम उद्धव ठाकरे ने कहा कि भाजपा की वजह से देश को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर शर्मनाक स्थिति का सामना करना पड़ रहा है। उनकी पार्टी प्रवक्ता ने पैगंबर मोहम्मद पर विवादास्पद टिप्पणी की। इसके बाद अरब देशों ने भारत को माफी मांगने के लिए मजबूर किया। इस पर देवेंद्र फडणवीस ने उद्धव ठाकरे का नाम लिए बिना ट्वीट किया कि उन लोगों को देखना
विरोधाभासी है जो दूसरों को व्याख्यान देते हैं लेकिन निर्णय लेने की बात आने पर इनका पालन नहीं करते। महाराष्ट्र में ईंधन की कीमतों में कोई भी कमी नहीं हुई है। आगे उन्होंने सवाल किया कि किसानों से फसल के नुकसान के लिए भारी मुआवजा देने का वादा भी किया गया था, लेकिन अब सीएम को इसकी कोई भी याद नहीं है। मैं अभी भी राज्य से पूछ रहा हूं कि किसानों को पर्याप्त मदद कब मिलेगी। पूर्व मुख्यमंत्री ने औरंगाबाद शहर का नाम संभाजी नगर करने की लंबित मांग को लेकर भी ठाकरे पर निशाना साधा। जो लोग औरंगाबाद जिले का नाम संभाजी नगर करने जल संकट के साथ समाधान की व्यर्थ उम्मीदों के साथ आए, विकास की किसी भी नई योजनाओं को कुछ नहीं मिला। फडणवीस ने कहा कि लोगों को केवल ताने और ताने ही मिले। दिल्ली पुलिस की IFSO इकाई ने उन लोगों के खिलाफ विभिन्न प्रावधानों के तहत मामला दर्ज किया है जो कथित रूप से नफरत के संदेश फैला रहे हैं, विभिन्न समूहों को उकसा रहे हैं और ऐसी स्थिति पैदा कर रहे हैं जो सार्वजनिक शांति बनाए रखने के लिए हानिकारक है। जो है दिल्ली पुलिस ने जिन लोगों के खिलाफ भड़काऊ संदेशों के जरिए नफरत फैलाने का मामला दर्ज किया है उसमें नुपुर शर्मा, नवीन कुमार जिंदल, शादाब चौहान, सवा नकवी, मौलाना मुफ्ती नदीम, अदुर रहमान, गुलजार अंसारी, अनिल कुमार मीणा, पूजा शकुन का नाम शामिल है। भड़काऊ बयानबाजी को लेकर भारतीय जनता पार्टी से निलंबित पूर्व प्रवक्ता नुपुर शर्मा ने मंगलवार को कहा था कि वे पार्टी के निर्णय को स्वीकार करती हैं और उसका सम्मान करती हैं। मोहम्मद साहब पर कथित रूप से विवादित टिप्पणी पर मुस्लिम देशों के विरोध जताने के बाद भाजपा ने अपनी राष्ट्रीय प्रवक्ता नुपुर शर्मा व दिल्ली इकाई के सोशल मीडिया प्रमुख नवीन कुमार जिंदल को पार्टी से निलंबित कर दिया था। निलंबन पर उन्होंने कहा कि मैं संगठन में व्यवहारिक रूप से पली बड़ी हूं, मैं उनके निर्णय को स्वीकार करती हूं, उनका सम्मान करती हूं। मुस्लिम संगठनों के विरोध व कुवैत, कतर और ईरान जैसे देशों की तीखी प्रतिक्रिया के बीच भाजपा ने अपने नेताओं को निलंबित करने से पहले रविवार को एक बयान जारी कर कहा था कि वह सभी धर्मों का सम्मान करती है और किसी भी धार्मिक व्यक्तित्व के अपमान की कड़ी निंदा करती है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा कि पिछले कुछ वर्षों में बिहार के कारोबारी माहौल में काफी सुधार हुआ है और राज्य को उद्योग जगत से अच्छी प्रतिक्रिया मिल रही है। नीतीश कुमार ने निवेशक सम्मेलन सह बिहार कपड़ा एवं चमड़ा नीति 2022 का लोकार्पण करते हुए कहा कि नई नीति से बिहार में उद्योग लगाने वाले निवेशकों को काफी लाभ होगा। उन्होंने कहा कि राज्य जल्द ही देश का एक प्रमुख टेक्सटाइल हब बन जाएगा। पटना के अधिवेशन भवन में उन्होंने निवेशक सम्मेलन को संबोधित करते हुए कहा कि बिहार सरकार यह सुनिश्चित करेगी कि आने वाले वर्षों में बिहार निवेशकों की पहली पसंद बने। हम कई क्षेत्रों पर काम कर रहे हैं जो निवेशकों को बड़े पैमाने पर आकर्षित कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि नई नीति के तहत संयंत्र एवं मशीनरी के लिए पूंजीगत निवेश पर लागत का 15% अनुदान दिया जाएगा जो अधिकतम 10 करोड़ रुपए तक होगा। इसके अलावा बिजली शुल्क का अनुदान 2 रुपए प्रति यूनिट करने का निर्णय भी लिया गया है। उद्योग में कार्यरत कर्मचारियों को 5,000 रुपए प्रति महीने की दर से 5 वर्षों के लिए अनुदान दिया जाएगा। आपको बता दें कि निर्यात के लिए संबंधित इकाइयों को 30% परिवहन सब्सिडी भी दी जाएगी। उन्होंने कहा कि नई नीति के तहत 5 साल तक माल ढुलाई पर 10 लाख रुपए प्रति वर्ष अनुदान दिया। बचपन से अब तक का संघर्ष किया बयान। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल बोले दूसरे धर्मों का सम्मान करना जरूरी नहीं तो। और राजनाथ सिंह और जनरल जियांग के बीच बैठक में 2030 तक द्विपक्षीय साझा विजन दस्तावेज पर हुए हस्ताक्षर। लोग मुझे कभी बहुत अच्छा समझते हैं, कभी बहुत बुरा। सेंसिटिव। भगवान जैसे है हमारे लिए। एनी टेस्ट जरूरी है क्या? जान बचाई है मेरे बेटे की।
ठीक से देखा ही नहीं, सिर्फ 2 मिनट। लोगों की बातों का असर मैं अपने काम पे नहीं पड़ने देता। मैं जो करता हूं वो अपने पेशेंस के लिए करता हूं। अगर मेरे पास सिर्फ 2 मिनट है तो शायद इसलिए क्योंकि कोई और क्रिटिकल है। अगर मैं 1 से ज्यादा टेस्ट करवा रहा हूं वो इसलिए क्योंकि मेरे ट्रीटमेंट में डाउट की जगह नहीं। अगर मैं स्ट्रिक्ट या इनसेंसिटिव हूं वो इसलिए क्योंकि आपकी हेल्थ सबसे इंपॉर्टेंट है। तो लोग मुझे चाहे अच्छा समझे या बुरा, मैं उनसे कहता हूं थैंक यू, क्योंकि वो मुझे रोकते नहीं बल्कि याद दिलाते हैं कि मुझे मेरे पेशेंट्स के लिए क्या करना है। ब्रेक के बाद फिर स्वागत है आपका। रुक करते हैं आगे की महत्वपूर्ण खबरों पर। राजगढ़ जिले के बोडा में पुलिसकर्मी ने एक युवक को इतनी बेरहमी से पीटा कि उसके शरीर पर कई जगह गहरे जख्म बन गए और कान का पर्दा तक फट गया। युवक को इतनी बेदर्दी से पीटा गया कि उसके शरीर की चमड़ी जगह जगह फट गई। पीड़ित ने पुलिस पर 50,000 रुपए रिश्वत लेकर छोड़ने का आरोप भी लगाया है। मामला सामने आने के बाद एसपी ने एएसआई समेत 5 पुलिसकर्मियों को तुरंत निलंबित कर दिया। युवक ने अपने साथ हुई बर्बरता की शिकायत गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा से की है। बोडा थाना क्षेत्र के कड़िया गांव निवासी शुभम सिसोदिया और सांझी का कहना है कि वह 29 मई को बेसवा माता गांव में एक मन्नत के कार्यक्रम में शामिल होने गया था। यहां पुलिस ने उसे एक मामले में आरोपी बताते हुए गाड़ी में बैठा लिया और लीमा चौहान थाने ले गई। थाने में उसे करीब 1 घंटे तक जमकर पीटा गया। पिटाई के बाद युवक को बोडा थाने लाया गया। इस दौरान भी युवक को रास्ते भर पीटा गया। बोडा थाने के पीछे भी ले जाकर युवक से मारपीट की गई। फिर युवक को जो है नरसिंहगढ़ ले जाया गया और यहां उसके साथ रात भर मारपीट की गई। युवक के माता पिता को पता चला तो वह बोडा थाने पहुंचे और उसे कोर्ट में पेश करने के लिए कहा। 30 मई की सुबह पुलिसकर्मी युवक को फिर से बोडा थाने लाए। काफी मिन्नतों के बाद जब पीड़ित की मां ने टीआई राम नरेश राठौर को 50,000 रुपए दिए तब युवक को छोड़ा गया। थाने से रिहा करते समय पुलिसकर्मियों ने युवक को मारपीट के बारे में किसी को ना बताने की धमकी भी दी है। लद्दाख में वास्तविक नियंत्रण रेखा एलएसी पर चीनी सेना की गतिविधियों को लेकर अमेरिकी सेना के जनरल चार्ल्स ए फ्लिन के दावे पर सवाल उठने लगे। एआईएमआईएम के नेता असुद्दीन ओवैसी ने इसे लेकर केंद्र सरकार पर निशाना साधा है। ओवैसी ने कहा है कि अमेरिकी जनरल का दावा चिंताजनक है। केंद्र सरकार को शर्म आनी चाहिए। अमेरिकी सेना के प्रशांत मामलों के जनरल फ्लिन्स ने बुधवार को कहा कि लद्दाख में समूची एलएसी पर चीनी गतिविधियां आंखें खोलने वाली हैं। इसे लेकर ऑल इंडिया मजलिस ए इत्तेहादुल मुसलमीन के प्रमुख ओवैसी ने गुरुवार को केंद्र सरकार की तीखी आलोचना की। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार ने वास्तविक नियंत्रण रेखा के हालात को लेकर संसद में चर्चा कराने से इनकार किया था, लेकिन अमेरिका के एक शीर्ष जनरल ने जो कहा वह आंखें खोलने वाला है। एक विदेशी हमें बता रहा है कि चीन की पीपुल्स लिबरेशन आर्मी ने चिंताजनक बुनियादी ढांचा खड़ा कर लिया है। जनरल फ्लिन्स के दावे को लेकर आई मीडिया रिपोर्ट्स के बाद ओवैसी ने ट्वीट किया कि मोदी सरकार चीन के बारे में भारतीयों को अंधेरे में रख रही है। वह कमजोर और डरपोक हैं। राष्ट्रीय सुरक्षा एक पार्टी का मुद्दा नहीं है, यह हर एक भारतीय से संबंधित है। ओवैसी ने यह भी कहा कि लद्दाख के हालात पर हमें अमेरिकी जनरल से पता चल रहा है, क्योंकि हमारे पीएम चीन का नाम लेना भूल गए। यह दुखद है कि लद्दाख के हालात को लेकर संसद में मेरा सवाल को ठुकरा दिया गया और सीमा पार चीन की गतिविधियों पर सरकार ने आंखें बंद कर ली। भाजपा की निलंबित राष्ट्रीय प्रवक्ता नुपुर शर्मा की गिरफ्तारी की मांग कर रहे आईएमसी प्रमुख मौलाना तौकीर ने 10 जून को घोषित प्रदर्शन स्थगित कर दिया है। उन्होंने गंगा दशहरा को कारण बताते हुए जल्द ही दूसरी तारीख घोषित करने की बात कही है। प्रधानमंत्री ने अपने देश के लोगों की सुनने के बजाय दूसरे मुल्कों की सख्ती के बाद नुपुर को निलंबित किया है। उनका ऐसा कहना है इससे दूसरों के सामने कमजोरी प्रदर्शित हुई है। मौलाना तौकीर ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि गंगा दशहरा के मेले में भारी तादाद में बच्चे, बुजुर्ग और महिलाएं रामगंगा स्नान के लिए जाते हैं। उनके प्रदर्शन के दौरान कानपुर की तरह शरारती तत्व इसका फायदा उठा सकते हैं। इसी वजह से उन्होंने प्रदर्शन स्थगित कर दिया है, लिहाजा इसे हमारा डर न समझा जाए। जल्द ही प्रदर्शन की दूसरी तारीख का ऐलान किया जाएगा। मौलाना तौकीर ने कहा कि वह 12 जून के बाद जल्द ही कानपुर जाकर पीड़ितों का हालचाल लेंगे।
सरकार की एक तरफा कार्रवाई गलत है। जिस आंदोलन का जिक्र किया जा रहा है उसे जफर हयात ने वीआईपी मूवमेंट के कारण रद्द कर दिया था। इसकी जानकारी प्रशासन और पुलिस को भी थी। उन्होंने कहा कि शासन बुलडोजर से डराने की कोशिश कर रहा है और मुसलमान डरने वाला नहीं। वह कानपुर की रिपोर्ट तैयार कर डीजीपी से भी मिलेंगे। मौलाना ने कहा कि 15 दिन के अंदर प्रदर्शन होगा, लेकिन अब उन्होंने तय किया है कि प्रदर्शन जुम्मे के दिन नहीं होगा। अब तक प्रदर्शनों के लिए जुम्मे का दिन रखा जाता था, लेकिन अब जुम्मे को इबादत के लिए छोड़ दिया जाए। जिसे पैगंबर इस्लाम से मोहब्बत होगी वह किसी भी दिन समय निकालकर प्रदर्शन में शामिल होने आएगा। जिस मां ने 9 महीने अपनी कोख में रखा, इसके बाद 9 साल की उम्र तक लालन पालन किया। भाई की धमकी के चलते मां की हत्या के दौरान 9 साल की मासूम चाहकर भी कुछ नहीं कर सकी। उसका दर्द बुधवार को पोस्टमार्टम हाउस पर पिता के साथ पहुंचते ही हुआ। जैसे ही साधना का शव बाहर आया, पिता ने अंतिम संस्कार के लिए वैदिक परंपराओं से कार्यक्रम शुरू किया। इस दौरान वह लगातार रोती रही। उसकी मामी उसे संभालने की कोशिश कर रही थी, लेकिन उसका हर आंसू दर्द और बेबसी की कहानी बयां कर रहा था। रह रहकर वह पिता से लिपट जाती थी और रोने लगती। पिता किसी तरह खुद को संभालते और उसे ढांढस बंधाते हुए दिखे। मालूम हो कि पीजीआई इलाके में रहने वाले सेना के जेसीओ नवीन की पत्नी की हत्या उनके नाबालिग बेटे ने कर दी थी। शनिवार देर रात को वारदात हुई। इस दौरान घर में नाबालिग बेटे के अलावा 9 साल की मासूम बेटी भी थी। मां का शव देखकर वह रोने लगी तो भाई ने उसे भी मारने की धमकी दी। इससे वह सहम गई। 3 रात व 2 दिन तक वह अपने सीने में दर्द कैसे छिपा रख सकती थी, इसकी कल्पना भी कोई नहीं कर सकता। नाबालिग बेटे के गुस्से व बड़ी गलती ने पूरे परिवार को उजाड़ कर रख दिया। मां पर इस कदर नाराजगी की हत्या कर दी गई। फिर शव के साथ 3 रात व 2 दिन तक रहा। मामले को छिपाने की हर कोशिश की। जब असफल हुआ तो मां के चरित्र पर ही दाग लगाने की कोशिश की। इसमें भी वह सफल नहीं हुआ, जिसके बाद उसे गिरफ्तार कर लिया गया। डीजीसीए ने बुधवार को बड़ा फैसला किया है। इसके तहत विमान यात्रा के दौरान कोरोना प्रोटोकॉल का सख्ती से पालन करना जरूरी होगा। आपको बता दें कि दिल्ली हाईकोर्ट के आदेश के अनुरूप विमानन न्यायक यानी कि डीजीसीए हवाई अड्डों के लिए कोविड के नए नियम जारी कर चुकी है, जिसमें विमान यात्रा के दौरान मास्क पहनना भी अनिवार्य होगा। केवल असाधारण परिस्थितियों में ही मास्क हटाने की अनुमति मिलेगी। उल्लंघन करने वालों को नियम तोड़ने वाले यात्री के रूप में माना जाएगा। दिल्ली हाईकोर्ट के आदेश के अनुसार नियमों का उल्लंघन करने वालों को नो फ्लाइंग लिस्ट में रखा जा सकता है। दिल्ली में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 564 नए मामले सामने आए हैं और इस दौरान 406 लोग डिस्चार्ज भी हुए हैं और एक व्यक्ति की मृत्यु दर्ज की गई। कुल पॉजिटिविटी दर 4.94% रिकॉर्ड की गई है। महाराष्ट्र में बुधवार को कोरोना वायरस के संक्रमण के 2710 मामले सामने आए हैं। यह करीब 4 महीने में सबसे ज्यादा दैनिक मामले हैं। स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों ने यह जानकारी दी है। उन्होंने कहा कि संक्रमण का इलाज करा रहे मरीजों की संख्या अब 10,000 के करीब पहुंच गई है। हालांकि महामारी से किसी और मरीज की मौत नहीं हुई है। स्वास्थ्य विभाग ने बताया है कि नए मामलों के बाद राज्य में कोविड-19 के कुल मामलों की संख्या 78,98,815 हो गई है। विभाग के मुताबिक राज्य में संक्रमण का इलाज करा रहे मरीजों की संख्या 9,806 है। राज्य में इस साल 17 फरवरी को 2,797 मामले मिले। मंगलवार को महाराष्ट्र में कोविड-19 के 1,881 नए मामले सामने आए थे, जबकि सोमवार को 1,036 मामले दर्ज किए गए थे। अधिकारियों ने बताया कि मुंबई शहर में बुधवार को संक्रमण के 1,765 नए मामले सामने आए, जबकि एक दिन पहले 1,242 नए मामले सामने आए थे। तो फिलहाल इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। आगे की खबरों के लिए बने रहिए के न्यूज नेशनल के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। आज आईआईएम के विद्यार्थियों को एमबीए की डिग्री प्रदान करेंगे राष्ट्रपति। कल जाएंगे वैष्णो देवी दरबार। फिर चाल पकड़ रहा है कोरोना। 24 घंटे में 7,240 नए मामले दर्ज। लगातार दूसरे दिन 40% बढ़े मरीज। सिद्धू मूसेवाला की अंतिम अरदास पर रो पड़े पिता। बचपन से अब तक का संघर्ष किया बयान। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल बोले, दूसरे धर्मों का सम्मान करना जरूरी, नहीं तो आगे भी मुस्लिम राष्ट्र के सामने होगी छवि खराब। और राजनाथ सिंह और जनरल जियोंग के बीच बैठक में 2030 तक द्विपक्षीय रक्षा साझेदारी पर साझा विजन दस्तावेज पर हुए हस्ताक्षर।